मित्रों नमस्ते, मैं महेश कुमार द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके समक्ष आपकी सेवा में यूपी टेट संस्कृत के साथ। मित्रों, यूपी टेट पाठ्यक्रम में पर्यायवाची और शब्दार्थ निर्धारित हैं, ये आपको पूर्व विदित होगा। और पर्यायवाची शब्दार्थ के लिए भी हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए, उस पर भी हम लोगों को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि उससे 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी तैयारी हम सभी कर रहे हैं, क्योंकि उससे संबंधित मैं 5 वीडियो पहले से ही डाल दिया हूँ, जिसमें शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिर रिश्ता संबंधित शब्द यानी कि रिलेशनशिप डिनोटिंग वर्ड्स, दूसरा टॉपिक ये था इन संस्कृत। तीसरा पशुओं के नाम संस्कृत में, चौथा पक्षियों के नाम संस्कृत में, पांचवा फलों के नाम संस्कृत में। ये 5 बस विषय वस्तु से संबंधित वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। यदि आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखा हूँ, उससे आप जुड़ करके आप जा करके देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का या शब्दार्थों का या पर्यायवाची का मैं कलेक्शन किया हुआ हूँ, उसे जा करके आप जरूर देखें और लाभ उठाएं। मित्रों, पर्यायवाची शब्दार्थ के तैयारी के क्रम में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ वस्त्रों के नाम संस्कृत में, इस टॉपिक को लेकर के, क्योंकि इस टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं और कौन कौन से शब्द परीक्षा में आ चुके हैं इससे संबंधित मैं भी आपको बताते चलूंगा। तो वस्त्रों के नाम संस्कृत में यानी कि नेम ऑफ क्लॉथ्स इन संस्कृत लिखा है ना, नेम ऑफ क्लॉथ्स इन संस्कृत, वस्त्रों के नाम संस्कृत में। तो इससे जो प्रश्न बनते हैं, जिन जिन शब्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, उन शब्दों को लेकर के, उन वस्त्रों को लेकर के मैं आपके सेवा में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, जैसे आप देखें उसे तैयार करें और निश्चित रूप से अगर इससे प्रश्न बनता है तो आप कर पाएं। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। देखिए यहाँ लिखा हुआ VIMP माने वेरी इंपॉर्टेंट जो वस्त्र हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं यूपी टेट के पाठ्यक्रम के दृष्टि में, परीक्षा की दृष्टि में, वो यहाँ पे प्रस्तुत है। एक तरफ हमेशा की तरह मैंने 2 कॉलम बनाया है, हिंदी शब्द संस्कृत शब्द। हिंदी शब्द में वस्त्रों के नाम हिंदी में है और संस्कृत वाले कॉलम में उन्हीं वस्त्रों के नाम या उन्हीं वस्त्र जो हिंदी में लिखे हुए हैं उनका संस्कृत है। तो यहाँ देखिए कपड़ा लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछता है भाई कपड़ा शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो कपड़ा शब्द की 2 संस्कृत लिखा है, वसनम और वस्त्रम। वस्त्रम तो आप पहले से जानते होंगे और वस्त्रम विकल्प में रहेगा तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं वस्त्रम दिया तो वसनम भी जानते रहिए कि अगर विकल्प में वसनम है तो भी आपका उत्तर सही हो जाए। तो कपड़ा शब्द की 2 संस्कृत वसनम और वस्त्रम। या पूछ लिया वसनम शब्द का क्या अर्थ है, तो भी आप कर पाए, क्योंकि हिंदी देकर के संस्कृत भी पूछता है, संस्कृत देकर के हिंदी भी पूछता है। तो वसनम का अर्थ पूछेगा तो कपड़ा। ठीक, दूसरा शब्द है रुई, जिसे हम कपास कहते हैं। तो रुई की संस्कृत क्या होता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है तो कार्पाशः और तूलम 2 शब्द मैंने लिखा है। भाई रुई को कपास भी कहते हैं, अगर आप इतना जानते हैं तो विकल्प में कार्पाशः रहेगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। सवाल क्या है कि रुई की संस्कृत क्या है और विकल्प में कार्पाशः ये लिखा है तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि रुई को कपास कहते हैं और कपास कार्पाश एक ही शब्द है। तो रुई की संस्कृत कार्पाशा आप कर ले जाएंगे। तूलम आप जानते रहिए, है ना, रुई की संस्कृत क्या है, कार्पाशा ना विकल्प में रहे तूलम रहे। आप कहेंगे अगर दोनों रहेगा तो सी विकल्प देगा कि ए और बी दोनों सही है, आप उसे ठीक करिएगा। या पूछ लिया भाई तूलम का क्या अर्थ है, तो रुई। अगला शब्द है पगड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूं भैया, मैं जितना भी यहाँ पे कलेक्शन लिया हूं ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन इनमें जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पहले से, उन्हें मैं ज्यादा ध्यान देने के लिए सलाह दूंगा। जैसे ये पगड़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पगड़ी की संस्कृत क्या है, तो यहाँ देखिए शिरस्त्रम लिखा है, ऊषणीसह लिखा है, और ऊषणीसह में जो विसर्ग है इसके साथ मैंने योजक चिन्ह लगा के मां लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊषणीस जो शब्द है इसमें एक बार विसर्ग जोड़ेंगे तो ऊषणीसह बनेगा और एक बार मैं जोड़ेंगे तो ऊषणीसम बनेगा। यानी कि पगड़ी की संस्कृत ऊषणीसह भी है और ऊषणीसम भी है। ऊषणीसह माने विसर्गांत है तो ये ऊषणीसह पुल्लिंग, और मकारांत है ऊषणीसम मकारांत है, इसका मतलब ये नपुंसक लिंग है, क्योंकि विसर्गांत पुल्लिंग होते हैं, मकारांत नपुंसक लिंग होता है, आपको पता होना चाहिए। तो पगड़ी की संस्कृत ऊषणीसह पुल्लिंग भी सही है, ऊषणीसम नपुंसक लिंग भी सही है। ठीक, स्त्रीलिंग में नहीं होता है इसका रूप। तो पगड़ी का शिरस्त्रम, ऊषणीसह, ऊषणीसम जो भी विकल्प में रहेगा। या पूछ ले शिरस्त्रम का क्या अर्थ है, पगड़ी। या ऊषणीसह का क्या अर्थ है, पगड़ी। या ऊषणीसम का क्या अर्थ है, पगड़ी। यही ऊषणीसह जो है ना, यही विकल्प में दिया था जब पूछा था पगड़ी की संस्कृत, तो ऊषणीसह विकल्प में दिया था। ठीक, अब मैंने कहा था भाई देखिए हर चीज रटा नहीं जाता है, कुछ समझा जाता है। अगर जो समझ लेंगे वो भूलेगा नहीं, रटा हुआ हो सकता है भूल जाए 2-4 दिन बाद, लेकिन एक बार जो समझ लेंगे तो वो भूलेगा नहीं। तो हमें समझना क्या है या किसे है,
जिसमें कॉन्सेप्ट हो, जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं है उसे तो रटना हमारी मजबूरी है, लेकिन जिसमें कॉन्सेप्ट है उसको आप समझिए। जैसे शिरस्त्रम लिखा हुआ है ना, तो शिरस्त्रम में कौन सी संधि है आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा। तो शिरस्त्रम में दो शब्द है, संधि कौन सी है इसमें आप नाम बताइएगा और संधि विच्छेद जरूर बताइएगा, ठीक है। हम सीधे आपको खाली समझा भर रहे हैं, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिएगा, बताएंगे हम। तो शिरस्त्रम देखिए, आपका 1 नंबर का संधि भी तैयार हो जा रहा है भाई। सवाल पूछे शिरस्त्रम में कौन सी संधि है या शिरस्त्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ जाने रहेंगे तो आप कर पाएंगे। तो समझा रहे हैं हम, बाकी आप होमवर्क करके आइएगा भाई, होमवर्क कमेंट करके आप बताइएगा शिरस्त्रम में संधि कौन सी संधि विच्छेद। तो शिर और त्रम, तो शिर माने सिर जानते हैं, और त्रम माने होता है रक्षा करने वाला, जो शिर की रक्षा करे, जो शिर को बचाए, वो शिरस्त्रम है। तो पगड़ी क्या करता है, सिर को बचाता ही तो है। किससे, किससे बचाता है, धूप से बचाता है, और किससे बचाता है, और तमाम चीजों से। जैसे मान लीजिए आपके स्वाभिमान को बचाता है, आपकी इज्जत सम्मान को बचाता है, पगड़ी सम्मान का सूचक है। तो इस नाते शिरस्त्रम हो गया, शिरस्त्रम पगड़ी हो गया। अगला है टोपी। टोपी की संस्कृत तो शिरस्त्रम और शिरस्त्राणम, ठीक है। जैसे शिरस्त्रम है वैसे शिरस्त्राणम है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, जो संधि यहाँ है वही संधि यहाँ, जो विच्छेद यहाँ वैसे ही लगभग विच्छेद यहाँ। तो टोपी की संस्कृत पूछता है तो शिरस्कम या शिरस्त्राणम, या शिरस्कम का अर्थ पूछता है तो टोपी, शिरस्त्राणम का अर्थ पूछता है तो भी टोपी। चूंकि मैंने कहा शिरस्त्रम और शिरस्त्राणम दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो दोनों लगभग एक ही जैसे शब्द हैं। तो मान लीजिए शिरस्त्राणम का अर्थ पूछे टोपी नहीं पगड़ी दिया है तो भी सही हो जाएगा, या शिरस्त्रम का अर्थ पूछे मान लीजिए पगड़ी नहीं टोपी दिया तो भी सही हो जाएगा, ठीक। क्योंकि भाई शिरस्त्रम या शिरस्त्राणम का मतलब जो सर को बचाए, तो सर को टोपी भी बचाता है, सर को पगड़ी भी बचाता है, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भले अलग अलग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। ये कुर्ता भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुर्ता शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो कंचुकह और निचोलह दो शब्द है। कुर्ता की संस्कृत पूछे तो कंचुकह विकल्प में हो या निचोलह विकल्प में हो, ठीक। या कंचुकह का अर्थ पूछे तो कुर्ता, निचोलह का अर्थ पूछे तो कुर्ता। देखिए आपके वीडियो में ये टोपी और कुर्ता का जो संस्कृत लिखा है ये शायद शाइनिंग कर रहा होगा, चमक रहा होगा। तो अगर दिखाई नहीं दे रहा है, चमक रहा है, क्लियर नहीं है, तो सुन लीजिए। टोपी का शिरस्कम लिख लीजिए और शिरस्त्राणम। अब कुर्ता का कंचुकह लिखा है, क आधा ही है, चपर छोटा हो की मात्रा क और विसर्ग, कंचुकह लिख लीजिए। और निचोलह, न पर छोटी की मात्रा नी, चपर हो की मात्रा चोल, विसर्ग निचोलह लिख लिए। तो निचोलह का अर्थ पूछे तो कुर्ता, कंचुका का अर्थ पूछे कुर्ता, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला दुपट्टा भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दुपट्टा शब्द की संस्कृत क्या होता है, उत्तरीयम, यही दिया था। या उत्तरीयम का क्या अर्थ है, तो दुपट्टा, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है धोती। धोती है ना, तो धोती को संस्कृत में क्या कहते हैं, अधोवस्त्रम, ये भी कॉन्सेप्चुअल है, इसे भी आपको रटना नहीं है। एक बार याद समझ लेंगे तो फिर रटना नहीं पड़ेगा भाई। अधोवस्त्रम में कौन सी संधि और संधि विच्छेद, आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। अपने आप का इवेल्युएशन करते रहिए। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया संधि विच्छेद संधि का नाम अगर पता है तो ठीक है, कमेंट करके बताइए, इससे आपका उत्साहवर्धन होगा। नहीं पता है तो आप अपना एनालिसिस कीजिए कि हमारा 1 महीना परीक्षा बचा हुआ, हमारी कितनी तैयारी है, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तो अधोवस्त्रम, इसमें संधि विच्छेद और संधि का नाम बताइएगा, ठीक है। मैं केवल समझा भर दे रहा हूँ। तो अधोवस्त्रम में दो शब्द है, अध और वस्त्रम। अध माने होता है नीचे, अध माने नीचे, अध माने नीचे, और वस्त्रम माने वस्त्र। तो नीचे वाला वस्त्र यानी कि नीचे पहनने वाला वस्त्र। तो धोती नीचे ही तो पहना जाता है, जो पुरुष लोग पहनते हैं, जो पुरुष लोग पहनते हैं कमर पे नीचे, कमर से नीचे वो धोती होता है। तो कमर से नीचे यानी कि नीचे, नीचे माने अधा, और कपड़ा है तो वस्त्रम, तो अधो वस्त्रम किसको कहेंगे, धोती को, ऐसे आप समझ लीजिए। तो अधो वस्त्रम का क्या अर्थ है, सवाल पूछे तो धोती, या धोती की संस्कृत पूछे तो अधो वस्त्रम। अगला है रुमाल। रुमाल की संस्कृत पूछे तो करवस्त्रम, या करवस्त्रम की करवस्त्रम का अर्थ पूछे तो रुमाल, ठीक है। फिर से सुनिए, रुमाल की संस्कृत क्या है, करवस्त्रम, या करवस्त्रम का क्या अर्थ है, तो रुमाल। अब ये भी कॉन्सेप्चुअल है, ये भी नहीं रटना है भाई। करवस्त्रम में दो शब्द है ना, कर, क्या है, कर, और वस्त्रम, कर माने हाथ और वस्त्रम माने वस्त्र। तो हाथ वाला वस्त्र माने हाथ में लेने वाला वस्त्र। तो हाथ में आप कौन सा वस्त्र लेते हैं, अपना पैंट लेते हैं क्या, नहीं। अपना कुर्ता लेते हैं, नहीं। हाथ में कौन सा वस्त्र आप लेते हैं, रुमाल। तो कर वस्त्र माने हाथ वाला वस्त्र, हाथ वाला वस्त्र माने रुमाल, ये भूलेगा नहीं ना। हाँ, ऐसे आप समझ के याद कीजिए। अगला है रजाई। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई रजाई शब्द की संस्कृत क्या है, तो तूलिका होता है, क्या, तूलिका और निशारह, जो भी विकल्प में रहे आपका सही विकल्प होगा। तो रजाई की संस्कृत तूलिका भी है, निशारा भी है। विकल्प के अनुसार आप उत्तर का चयन कीजिएगा। या निशारा का अर्थ पूछ दे तो
रजाई। तुलिका का अर्थ पूछते तो रजाई। तुलिका और तूलम में कंफ्यूज मत होइए, तूलम रुई और तुलिका रजाई। यहाँ देखिए ये तूलम, तूलम रुई है और ये तुलिका रजाई है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है साड़ी, जो महिलाएं धारण करती हैं। तो साड़ी की संस्कृत पूछता है तो साटिका, क्या शाटिका या शाटिका का क्या अर्थ है, अगर ऐसा सवाल बनता है तो साड़ी। अगला है रेशमी वस्त्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन जो जो पूछा जा चुका है वो मैं मार्क करते चल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो रेशमी वस्त्र की संस्कृत यहाँ 3 ठो लिखा हुआ है, कौशेयम, कौशेयम, सौमम और दुकूलम। तो 3 संस्कृत है, तीनों में से जो भी विकल्प रहेगा उसके अनुसार आप उत्तर का चयन कीजिएगा, ठीक है। यह अर्थ पूछता है कि भाई कौशेयम का क्या अर्थ है, तो रेशमी वस्त्र वाला विकल्प। सौमम का क्या अर्थ है, रेशमी वस्त्र वाला विकल्प। दुकूलम का क्या अर्थ है, रेशमी वस्त्र वाला विकल्प, ठीक है। अगला है पर्दा, इसकी भी संस्कृत पूछी जा चुकी है। तो पर्दा की संस्कृत पूछता है तो 2 शब्द लिखा हुआ मैंने संस्कृत में, यवनिका और तिरस्करणी। जो भी विकल्प रहेगा आप करिएगा, ठीक है। पर्दा की संस्कृत यवनिका और तिरस्करणी। या अर्थ पूछता है कि तिरस्करणी का क्या अर्थ है, तो पर्दा, ठीक है। और यवनिका का क्या अर्थ है, तो भी पर्दा। अच्छा, तिरस्करणी में भी संधि का नाम बताइएगा और संधि विच्छेद करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ब्लाउज, अगला शब्द है ब्लाउज। तो ब्लाउज का संस्कृत पूछता है तो कंचुलिका, है ना, ये कि खतरनाक है। आप ब्लाउज और कंचुलिका आपका दिमाग में नहीं जाएगा। तो जो थोड़ा सा अटपटा, जैसे कार्पाशा है, कपास, कपास का संस्कृत पूछे तो कार्पाशा है, आप देख के कर ले जाएंगे, कपास कार्पाशा मिलता जुलता, लेकिन कहाँ ब्लाउज कहाँ कंचुलिका, कोई मैच ही नहीं है। तो ऐसे शब्दों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ब्लाउज की संस्कृत पूछे तो कंचुलिका या कंचुलिका का अर्थ पूछे तो ब्लाउज। अगला है मोजा, मोजा की संस्कृत पूछे तो पादत्राणम, पादत्राणम। देखिए 2 शब्द है ना, पादत्राणम, दोनों को मिलाकर के एक शब्द बनाया गया पादत्राणम। तो पूछ भाई पादत्राणम का क्या अर्थ है, तो मोजा, या मोजा का क्या संस्कृत होगा, तो पादत्राणम। अब ये भी कॉन्सेप्चुअल है, इसे भी नहीं रटना है। जो कॉन्सेप्चुअल से मत रटिए। पाद माने क्या होता है, पैर, और त्राणम माने रक्षा करना। तो जो पैर की रक्षा करे, जो पैर को बचाए ठंडक में, आप अपने पैर को किससे बचाते हैं, मोजा से। पैर में ठंडक लगे मोजा पहनते हैं, ऊनी मोजा पहनते हैं, जितना मोटा हो सकता है उतना मोजा पहनते हैं ताकि हमारा पैर सुरक्षित रहे, बचा रहे ठंडक से। तो भाई पादत्राणम माने पैर की सुरक्षा करने वाला, पैर की रक्षा करने वाला, तो कौन हो जाएगा, मोजा। आप कहेंगे कि सर पैर को तो जूता भी बचाता है, हाँ, तो जूता की भी संस्कृत हो जाएगी पादत्राणम। कहेंगे लिखे नहीं है, क्या करना, आप लिख लीजिए ना, मोजा या जूता, ठीक है। अभी जूता को हम अलग से लिखाएंगे क्योंकि जूता की एक स्पेशल संस्कृत अलग से होती है और वो संस्कृत मोजा के लिए नहीं होगा, इस नाते मैंने यहाँ पे जूता को नहीं लिखा। अभी जूता अलग से लिखेंगे। तो मोजा की संस्कृत पादत्राणम, ध्यान दीजिएगा। या पादत्राणम का अर्थ पूछे तो मोजा। इतना आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो करना है कर लीजिए। इसके बाद आगे 2-4 और बच्चे हैं, उसको भी हम बताते हैं, ठीक है, करिए जल्दी। तो इसके पहले वाला आप देख लिए होंगे, अब थोड़ा आगे और देख लीजिए, 4-5 और शब्द हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला शब्द है तकिया, तकिया जिससे इंग्लिश में आप पिलो बोलते हैं ना, पिलो, जो सर के नीचे आप रखते हैं। तो तकिया की संस्कृत पूछे तो उपधानम, क्या, उपधानम, या उपधानम का क्या अर्थ है पूछे तो तकिया, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है चादर, चादर जैसे बेडशीट बोलते हैं, तो चादर की संस्कृत पूछे तो शय्याच्छादनम। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, अब ये रटना थोड़ी है, ठीक है, इसको नहीं रटना है। यहाँ पर शय्याच्छादनम ऐसे रहेगा, ये देखिए ऐसे रहेगा, ये देखिए श और आधा य ऐसे रहेगा, शय्याच्छादनम। अब ये रटना इस नाते नहीं है भाई, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है शय्याच्छादनम में 2 शब्द है, शय्या और छादनम, कौन सी संधि है आप बताइएगा कमेंट करके। तो शय्या माने जिस पर हम शयन करते हैं, शय्या माने जिस पर हम शयन करते हैं, जिस पर हम स्लीपिंग करते हैं, जिस पर हम सोते हैं। और छादनम माने उसको छाने वाला, है ना। तो शय्या अर्थात बेड, छादन माने तो बेड किससे छाया जाता है, या बेड पर क्या छाया जाता है, चादर। तो ये कॉन्सेप्चुअल है कि नहीं, शय्याच्छादनम माने चादर हो गया, रटना क्या है। तो शय्याच्छादनम का अर्थ पूछे तो चादर, या चादर की संस्कृत पूछे तो शय्याच्छादनम। ये प्रक्षदः शब्द ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे कोई मैचिंग नहीं हो रहा है। तो चादर की संस्कृत प्रक्षदः भी होता है। शय्याच्छादनम देगा तो आसान है, और अगर नहीं देगा तो प्रक्षदः देगा, तो प्रक्षदः से आप तैयार रहिएगा, परिचित रहिएगा। तो प्रक्षदः का अर्थ पूछेगा तो चादर। अगला है कमरबंद, कमरबंद जानते हैं, जो महिलाएं धारण करती हैं अपने कमर में,
एक ऑर्नामेंट है, एक आभूषण है, या आप वस्त्र में भी इसको ला सकते हैं। तो कमरबंद की मैंने 3 संस्कृत लिखी हुई है, रचना, परिकर और कटिसूत्र। तो फिर से सुनिए, कमरबंद की 3 संस्कृत है, रचना। अच्छा, रचना पहले भी आ चुका है, अगर आप पहले वाली 5 वीडियोस देखे होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि रचना का क्या अर्थ है। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये रचना, कि भाई रचना का क्या अर्थ होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर आप पिछली 5 वीडियोस देखे हैं तो आपको ज्ञात होगा रचना का अर्थ। कमेंट करके बताइएगा। नहीं देखे हैं तो मैं फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़िए और यूट्यूब पर जाकर के आप 5 वीडियोस देख करके अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। तो कमरबंद की संस्कृत पूछे तो रचना, परिकरह और कटिसूत्रम में से जो भी रहेगा कर लीजिएगा। या रचना का अर्थ पूछे तो कमरबंद, परिकरह का अर्थ पूछे तो भी कमरबंद, कटिसूत्रम का अर्थ पूछे तो भी कमरबंद। और देखिए ये कॉन्सेप्चुअल है, कटिसूत्रम ये कॉन्सेप्चुअल है, ये रटना नहीं पड़ेगा। देखिए कटिसूत्रम में कटी है और सूत्रम है ना, तो कटी माने कमर होता है, कटी माने कमर। आपसे सवाल पूछ सकता है पार्ट्स ऑफ बॉडी से रिलेटेड कि भाई कमर की संस्कृत क्या होती है, तो कटी ना, कटी। तो कटी माने कमर और सूत्रम माने सूत्र या धागा, है ना, या वस्त्र जो भी कह लीजिए। तो कटिसूत्र माने कमर का वस्त्र, कमर का वस्त्र यानी कि कमर में लपेटा जाने वाला धागा। तो कमर में जो धागा लपेटा जाता है, धागा मतलब जिससे हम सिलाई करते वाला नहीं, धागा का व्यापक अर्थ है जिसमें वस्त्र का भी जो है चयन हो जाता है। तो कटिसूत्र माने कमर में पहनने वाला वस्त्र, पहना जाने वाला वस्त्र। तो क्या हो जाएगा, वो कमरबंद हो जाएगा, ठीक है। ये अगला है पर्दा। कहेंगे इसके पहले भी तो आप पर्दा लिखे थे, यवनिका और तिरस्करणी। हाँ, वो पर्दा जो था वो डोर वाला पर्दा था, जो आप गेट पे लगाते हैं, है ना, गेट पे जो टांगते हैं वो पर्दा, उसकी संस्कृत यवनिका और तिरस्करणी आप लिखे थे। यहाँ पे जो है वो अवगुंठनम है। तो ये जो पर्दा है ये घूंघट वाला पर्दा है। कौन सा भैया, घूंघट वाला पर्दा, जो महिलाएं धारण करती हैं, घूंघट ना। तो इस पर्दा की बात हो रही है, इसकी संस्कृत क्या होता है, तो अवगुंठनम। तो अवगुंठनम शब्द को ध्यान दीजिएगा। या आपसे पूछा अवगुंठनम का क्या अर्थ है, तो पर्दा विकल्प में रहे या घूंघट विकल्प में रहे, ठीक। शायद ये चमक रहा होगा, शाइनिंग कर रहा होगा, तो देख लीजिए पर्दा लिखा है और पर्दा की संस्कृत अवगुंठनम लिखा है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अवगुंठनम, ठीक है। अगर शाइनिंग कर रहा हो, यहाँ चमक रहा हो, तो वहां मैंने लिख दिया है। और अंगोछा अगला शब्द है, ये तो सब दिख रहा होगा। अगला शब्द है अंगोछा, ये भी शायद शाइनिंग कर रहा होगा, इसको भी मैं इसकी संस्कृत लिख देता हूँ वहां पे। तो अंगोछा आप जानते हैं, हाँ, जो आप धारण करते हैं। तो अंगोछा की संस्कृत दो देखिए क्या लिखा है, गात्र मार्जनी। क्या लिखा है, गात्र मार्जनी। अगर चमक रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ गात्र मार्जनी। तो अंगोछा की संस्कृत पूछे तो गात्र मार्जनी, या गात्र मार्जनी का क्या अर्थ है ये सवाल पूछे तो अंगोछा। अच्छा, ये भी नहीं रटना है, क्यों, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट है भाई। गात्र माने क्या होता है, शरीर, गात्र माने शरीर। गात्र मार्जन में 2 शब्द है ना, गात्र और मार्जनी, जिसमें गात्र का क्या अर्थ है, शरीर। अगर आपसे सवाल पूछ ले भाई गात्र का क्या अर्थ है, तो शरीर बताइएगा। या शरीर की संस्कृत, तो शरीर की संस्कृत देह हुआ, आप पढ़े हैं, जाके पार्ट्स ऑफ बॉडी वाले वीडियो में देखिएगा, वहां जो लिखवाए हैं उसके अलावा शरीर की संस्कृत गात्र भी होता है। तो जो भी विकल्प में रहे, गात्र रहे तो कर लीजिएगा। और फिर मार्जनी माने होता है साफ करने वाला, ठीक, मार्जनी माने साफ। तो शरीर को साफ करने वाला गात्र मार्जनी। तो शरीर को कौन साफ करता है, आप अपने शरीर को किससे साफ करते हैं भाई, नहा करके जब आते हैं, स्नान करके जब आप आते हैं, तो अपने शरीर को कुछ किससे सुखाते हैं, अंगोछे तौलिया से ही तो सुखाते हैं। तो हो गया गात्र मार्जनी, शरीर को साफ करने वाला या शरीर को सुखाने वाला, गात्र मार्जनी हो गया। तो मित्रों, इस तरीके से वस्त्रों के नाम इस प्रकरण में जो VIMP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट वस्त्र या शब्द थे, उनका मैं कलेक्शन लेकर के आपके समक्ष उपस्थित था। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर वस्त्रों से संबंधित सवाल बनेगा तो इससे बाहर नहीं बनेगा। हमेशा की तरह फिर से आपको विश्वास दिलाता हूं। तो मित्रों, आप इन्हें जरूर तैयार करें। तैयार करने के बाद आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप 5 वीडियो इसके पहले जो मैंने दिया है वेरी इंपॉर्टेंट का, अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लिंक से जुड़ जाइएगा और आपको मेरे यूट्यूब चैनल तक पहुंचा देगा वो लिंक, और आप जा करके वहाँ पे 5 वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर से मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूँ, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।